तो कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चरण हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, मैंने आप सभी के लिए ये एनसीईआरटी की क्लास स्टार्ट कर रखी है और इस क्लास के अंतर्गत हम भाई आरो भाग 1 करने लग रहे हैं। और आज आरो भाग 1 में हम गलता लोहा कहानी करेंगे जो शेखर जोशी जी की है। पीजीटी वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी, चाहे स्टेट में कोई दे रहा हो या स्टेट का पेपर है पीजीटी का उसमें, या पीजीटी स्क्रीनिंग, ये सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। और इस क्लास के अंतर्गत हम भाई जो लेखक परिचय वो करते हैं, ठीक है, जो पाठ है उसका वादन करते हैं, शब्द अर्थ करते हैं, साथ साथ जितने भी एमसीक्यू बनते हैं वो हम सभी करते हैं। और बुक में से मैं एमसीक्यू आपके लिए बनाती हूँ भैया, ठीक है। तो करते हैं क्लास स्टार्ट। अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना है, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि आप सभी को पता है ये क्लास जो है अपनी रेगुलर होने लग रही है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना। और जो आपके लिए पीडीएफ है ये टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिस बच्चे को किसी भी क्लास का पीडीएफ चाहिए तो उस क्लास में कमेंट बॉक्स में मैडम पीडीएफ बस ये लिख देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं कि घुमड़ती वेदना को आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो ये कथन भाई शेखर जोशी का और कहाँ से लिया गया है, दाजू इनकी रचना है, वहां से ये कथन लिया गया है। अब शेखर जोशी ये रहे, इनको देख लेते हैं, इनके इनके जो परिचय है वो उसको करते हैं। शेखर जोशी शेखर जोशी जी है, इनका जन्म भाई सन 1932 में अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कोसी का खटवार, सात के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, ये सभी कहानी संग्रह है। एक पेड़ की याद, ये शब्द चित्र संग्रह काफी महत्वपूर्ण है भाई, इनकी रचनाएं अक्सर पेपर में पूछी जाती। सम्मान इनको पहल सम्मान मिला है, ठीक है, पहल सम्मान। आगे देखते हैं इनके विषय में पढ़ते हैं। पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियां लिखनी शुरू की और देखते देखते कहानी की विधा साहित्यिक जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। उस पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी। क्या नाम दिया गया? नई कहानी। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है भाई। उनकी कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधि करती है। समाज का मेहनत कश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है, ठीक है। कौन सा भी? समाज का मेहनत कश और सुविधाहीन तबका शेखर जोशी जी की कहानियों में जगह पाता है। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे अपने सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते हैं और प्रस्तुत करते हैं। उनकी रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है। आगे है भाई, शेखर जी की कहानियां विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी है। उनकी प्रसिद्ध कहानी है दाजू। इन दाजू पर भाई चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है, ठीक है। तो दाजू इनकी कहानी है शेखर जोशी की, इस पर भाई चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी किया गया है। गलता लोहा शेखर जोशी की एक कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। तो गलता लोहा किस विधा से संबंधित है? कहानी से। और किसकी है? शेखर जोशी की है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक है। काफी महत्वपूर्ण बातें हैं ये, आपको ध्यान रखनी है, पेपर में यहीं से पूछा जा सकता है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जाति अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार, क्या नाम है? धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता, यानी इसके दुकान पर बैठता है ही नहीं,
उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा है। ठीक है, तो ये हमारा लेखक परिचय हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ठीक है, आपको सभी क्वेश्चन मिलेंगे इस क्लास में। ठीक है, जितने भी ये लेखक परिचय है यहाँ से क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, कहानी से मिलेंगे और शब्द अर्थ से मिलेंगे भाई। तो गलता लोहा करते हैं। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार, क्या नाम है, धनराम लोहार के ऑफर की वह अनुगूंज शेष थी जिसे वह पिघले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की थप थप आवाज, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठती ठनकता सवर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। लंबे बैंत वाले हंसवे को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर साफ कराएगा। बूढ़े वंशीधर, ये कौन है, वंशीधर कौन है, जो मोहन है उसके पिताजी हैं। ठीक है, साथ के साथ जो पात्र है उनके भी नाम आपको याद रखने हैं। जी के बूते का अब यह काम नहीं रहा था। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उसे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। अब मुश्किल ही लग रहा है यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की ही नहीं। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता। तो भाई जो गणनाथ है, ठीक है, जो गणनाथ है भाई, ठीक है, उसकी चढ़ाई कितनी बताई गई है, 2 मील बताई गई है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में बनेंगे ही अपने। तो आगे देखते हैं। मोहन उनका आश्चर्य न समझा हो, ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का ना उसे अभ्यास ही है, न उसे अभ्यास ही है और न वैसी गति। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई थी वैसे ही अनुत्तरित रह गई। आगे पिता का भार हल्का करने के लिए वे खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसवे की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। धनराम अपने बाएं हाथ से धोखनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगर को पारखी निगाह से देख रहा था। मास्टर त्रिलोकी सिंह अब तो गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। ठीक है, मास्टर का क्या नाम बताया है, त्रिलोक सिंह। क्या है, मास्टर का क्या नाम है, त्रिलोक सिंह। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। कौन कौन, लोहार, धनराम और मोहन। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, मास्टर साहब भी क्या आदमी थे लल्ला, अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूं आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। दोनों हो कर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। आगे गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चार दीवारी में उतरते हैं। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठापटक करते और बांज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे साफ सूंघ गया है। कड़े सवर में वह पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद सवर पहुंचता ही। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं, फिर वही कड़कदार आवाज, मोहन नहीं आया आज?
मोहन उनका चहेता शिष्य था। पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला सवाल उठाकर प्रार्थना करता था। तो प्रार्थना कौन सी बताई गई है? हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। पूछा जा सकता है ये देखे कथन, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, पूछा जा सकता है किसमें से ली गई है? तो गलता लोहा कहानी से ली गई है भैया। ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन बनेंगे भाई। आगे है, मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीद थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते थे। पकड़ इसका कान और लगवा इसे 10 उठक बैठक, वे आदेश दे देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों से कई बार बैंत खाए थे या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत इच्छा रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण शायद यह भी था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतिहार या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया था, धनवा तेरा का पहाड़ा सुना? किसका? तेरह का पहाड़ा सुना धनवा? धनराम को कहते थे वो धनवा। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। 13 एकम 13, 13 दूनी 24। स्टाक एक संटी उसकी पिंडियों पर मास्टर ने लगाई थी, वह भी टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। आगे देखते हैं भी। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था, सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। धनराम की मंदबुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर, किसी पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। छुट्टी के समय जब मास्टर साहब ने उसे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते वह फिर लड़खड़ा गया। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेंत का उपयोग जबान का चाबुक लगा दी। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, काफी बार ये पूछा गया है भाई, ठीक है। विद्या का ताप कहाँ लगेगा इससे, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक काफी बार पूछा गया है। ये किसने कहा है और किसको कहा? तो त्रिलोक मास्टर जी ने कहा है, धनराम को भी ध्यान रखना है। अपने थैले से 5-6 दरातियां निकाल कर उन्होंने धनराम को धार लगाने के लिए पकड़ा दी थी। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक ही हुआ था कि बाप ने उसे धोखने फूकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगा। फर्क इतना ही था कि जहां मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेंत चुनने की छूट दे देते थे, वहां गंगाराम कौन बताया है? जो धनराम था उसके पिता, इसका चुनाव स्वयं करते थे। और जरा सी गलती होने पर छड़ बेत हत्ता जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे, यानी जो धनराम है उसके पिता है गंगाराम, उनकी अचानक ही मृत्यु हो गई। तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली और
और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा कि वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे थे। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त करती लोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया था। तो सा, साधारण हैसियत वाले यजमानों की प्रोताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाने का सपन देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिखकर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। भाई कितने मील दूर बताया गया है? 4 मील दूर। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। तो वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्यावर्षणी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते थे। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पीकर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता था। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया था। पहले नदी की धार में झाड़ झंखाड़ और पाल पतेले आने शुरू हुए तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते पहुंचते मटमैले पानी का एला उन तक आ पहुंचा। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गया और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगा। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश, क्या नाम बताया है? रमेश भाई। ठीक है, पात्रों के नाम आपको अच्छी प्रकार से ध्यान रखना है। इन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया था। जो रमेश है वो कहाँ पर रहता था? लखनऊ रहता था। ठीक है, वो छुट्टियों में गांव में आया था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों। उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाई कि बिरादरी का यही सहारा होता है। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापिस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से भी छुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाएं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाइयों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। आगे भाई, मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से। मोहन ये कपड़े धोबी को दे तो आ। मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादरी बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था भी। ठीक है, तो वहां पे आकर क्या है, जो मोहन है उसको नौकर की तरह रखा जाता था भाई। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हिला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया, लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंदी बंधाई लीक पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की
छुट्टी में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भरती सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा सुविधा का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। बंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। आगे है 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती वह इसी मुद्दे पर जरूर खत्म हो जाती कि हजारों लाखों बीए एमए मारे मारे बेकार फिर रहे, ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का यह समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। वंशीधर से जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन उनको विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटरीट में नियुक्ति हो गई है। शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। ऐसा होना ही था। उसने सोचा दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए। धनराम के शब्द मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन धनराम बातें करते रहे। धनराम ने मोहन के हसवे के फल को बेत से निकालकर भट्टी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने में काफी समय लग गया। धनराम ने उसे वापस टेंट पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपने भूल चूक के लिए माफी मांगी हो। बेचारे पंडित जी को फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। ये किसने कहा है? ये धनराम ने मोहन से कहा है। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हसवे को हाथ में लेकर वह फिर भी वहीं बैठा रहा, जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी न रही हो। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से अपरिचित हो ऐसा संभव नहीं था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उससे कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। आगे भी लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ में सडनी पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट को मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा, फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से धोखनी फूंककर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुगड़ गोले का रूप दे दिया। भाई किसने दिया था उसको सुगड़ गोले का रूप? तो मोहन ने दिया था। भाई मोहन का
यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ था कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा। उसे मोहन की कारीगर पर उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। वह संकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन मोहन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले को त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी जिसमें न स्पर्धा थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव था। तो इसी के साथ भाई ये कहानी तो कंप्लीट होती है। लेते हैं शब्दार्थ में से भी क्वेश्चन आंसर बन जाते हैं। निहाई, निहाई का क्या अर्थ होता है? एक विशेष प्रकार का लोहे का ठोस टुकड़ा जिस पर लोहा आदि धातुओं को रखकर पीटते हैं। अनायास, अनायास बिना प्रयास के। अनुगूंज, प्रतिध्वनि, रह रहकर कानों में गूंजने वाली आवाज। हंसवे, घास काटने का औजार और दराती। पुरोहिताई, पुरोहित का व्यवसाय, पुरोहित का भाव, धार्मिक कृत्य कराने वाला होता है। निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास, एकाग्रता, दृढ़ता। रुद्रीपाठ, शंकर की आराधना का एक प्रकार। दोकनी, लुहार या सुनार की आग दहकाने वाली लोहे या बांस की नली। कुशार्ग, बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि वाला और पैनी बुद्धि वाला। संटी, पतली डंडी या छड़ी। प्रतिद्वंदी, मुकाबला करने वाला, विपक्षी, विरोधी, प्रतिपक्षी। विद्याव्यसनी, पढ़ने में रुचि रखने वाला। घसियारे, घास काटने का काम करने वाला। सेक्रेटरिएट, सचिवालय। त्रुटिहीन, जिसमें कोई कमी न हो। त्रुटिहीन क्या होता है? जिसमें कोई कमी न हो। लेखक परिचय कर लिया है, कहानी का वाचन कर लिया है और इसके शब्दार्थ भी कर लिए है। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जो गलता लोहा पाठ हमने किया है, ठीक है, उसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। लेखक परिचय से भी क्वेश्चन आंसर है, कहानी से भी, और जो शब्दार्थ है उनसे भी क्वेश्चन आंसर है हमारे पास। ठीक है, टोटल हमारे 64 क्वेश्चन बनेंगे, 64 है। ठीक है, लेखक परिचय और भूमिका से देख लेते हैं। 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन आंसर रहेंगे भाई। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, शेखर जोशी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जो शेखर जोशी है, इसका जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1930 में नैनीताल में, 1932 अल्मोड़ा उत्तरांचल में, 1935 देहरादून में, 1932 लखनऊ में। तो शेखर जोशी का जन्म भाई 1932 अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शेखर जोशी की प्रमुख कहानियां कौन कौन सी हैं? कोशिका गटवार, सात के लोग, ताजू हलवाहा, नौरंगी बीमार है। ए और बी दोनों इनकी कहानी है भाई। और एक पेड़ की याद, ये क्या है भाई? ये आगे देखते हैं, ये किस विधा की रचना है। एक पेड़ की याद किस विधा की रचना है? तो कहानी संग्रह, शब्द चित्र संग्रह, उपन्यास या कविता संग्रह है। तो शब्द चित्र संग्रह रहेगा। बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, शेखर जोशी को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ था? तो कौन सा हुआ था? ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, पहल सम्मान या व्यास सम्मान। तो भाई जो पहल सम्मान है, ठीक है, ये शेखर जोशी को प्राप्त हुआ था। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पिछली सदी का कौन सा दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी था? ठीक है, हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी था। तो चौथा दशक, पांचवा, छठवां या सातवां? तो छठवां दशक भाई। ठीक है, हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी था। अगला क्वेश्चन है, छठवें दशक के कहानी के उत्थान को क्या नाम दिया गया? जो छठवें दशक है, ठीक है, इसके कहानी के उत्थान को क्या नाम दिया गया था? प्रगतिवाद आंदोलन, नई कहानी आंदोलन, छायावाद, कविता या नई कहानी आंदोलन नाम दिया गया था। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। नई कहानी आंदोलन में शेखर जोशी का स्थान कौन सा था? तो कौन सा था भाई? सामान्य, अन्यतम यानी सबसे महत्वपूर्ण में से, गौण या अंतिम? तो बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। शेखर जोशी की कहानियां किस पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो प्रगतिशील पक्ष का, आध्यात्मिक का, मनोविश्लेषणात्मक का या
वादी पक्ष का, तो प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है शेखर जोशी की कहानी। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। शेखर जोशी की कहानियों में समाज के किस वर्ग को स्थान मिला है? तो जमींदार वर्ग को, मेहनतकश और सुविधाहीन तबका, राजवर्ग या केवल उच्च वर्ग? तो बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा, मेहनतकश और सुविधाहीन तबका। भी बी आंसर बिल्कुल सही है। शेखर जोशी की भाषा शैली कैसी है? तो कैसी है? क्लिष्ट और अलंकृत, निहायत सहज एवं आडंबरहीन, संस्कृत मिश्रित या उर्दू मिश्रित? तो अपना बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा, निहायत सहज एवं आडंबरहीन है। आगे है, शेखर जोशी की कहानियां किन विदेशी भाषाओं में अनुदित हुई है? ठीक है, जो शेखर जोशी है इनकी जो कहानियां ये कौन सी विदेशी भाषाओं में अनुदित हुई है? तो कौन कौन सी में हुआ है? अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में हुई है भाई। अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में हुई है, ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। किस कहानी में चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ने फिल्म बनाई है? ऐसी कौन सी कहानी है भी शेखर जोशी की जिस पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ने फिल्म बनाई है? तो कोसी का गटवार है, हलवाहा है, दाजू है या गलता लोहा? तो जो दाजू है इस पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ने फिल्म बनाई है, तो सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आगे है, गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का क्या है? तो क्या है? पहला प्रयोग, एक प्रतिनिधि नमूना, अंतिम कहानी या आत्मकथा? तो एक प्रतिनिधि नमूना है, बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। गलता लोहा कहानी किस विषय पर टिप्पणी करती है? तो किस विषय पर टिप्पणी करती है भाई? गरीबी पर, समाज के जातिगत विभाजन पर, राजनीति पर या प्रकृति पर? तो भाई समाज के जातिगत विभाजन पर टिप्पणी करती है, बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। शेखर जोशी के लेखन की क्या विशेषता? दिखावा अधिक, अर्थ की गहराई का दिखावा, बड़ बोलापन कम, ठीक है, बड़ बोलापन कम, वास्तविक अर्थ, गांधीर्य अधिक भाई? तो बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा अपना, यानी कि हमें लेखन में देखने को मिला है। गलता लोहा का मुख्य पात्र मोहन कैसा युवक है? तो मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक है भाई, बी आंसर सही है। मोहन किस मनोदशा तक पहुंच जाता है? जहां धन ही सब कुछ हो, जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेईमान हो गया, जहां वह सन्यासी बन गया, जहां वह शहर चला गया? तो अपना बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा, जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेईमानी हो जाता है। तो बी आंसर सही है। आगे है, मोहन सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर क्या देखता है? तो क्या देखता है भाई? ठीक है, धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता है और काम में कुशलता दिखाता है, तो ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मोहन का व्यक्तित्व किस भाईचारे की प्रस्तावना करता है? तो किस भाईचारे की प्रस्तावना करता है मोहन का व्यक्तित्व भाई? तो जातिगत झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता मोहन का व्यक्तित्व। अगला क्वेश्चन है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो, प्रतीकार्थक अर्थ क्या है इसका? लोहे का पिघलना, पुरानी जातिगत रूढ़ियों का गलना और नए मानवीय संबंधों का बनना? बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। ठीक है, तो ये लेखक परिचय से क्वेश्चन आंसर थे, ये अपना कंप्लीट हो गया है। अब जो कहानी है, जो हमने आज कहानी की है गलता लोहा, उससे हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। मोहन के पैर अनायास ही किस ओर मुड़ गए? तो ब्राह्मण टोले की ओर, शिल्पकार टोले की ओर, स्कूल की ओर या खेत की ओर? तो बी आंसर सही रहेगा, शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। अगला क्वेश्चन है, शिल्पकार सॉरी मोहन को शिल्पकार टोले की ओर क्या खींच रहा था? तो धनराम लोहार के ऑफर की अनुगूंज, ये आंसर सही है अपना। मोहन घर से लंबे बैंत वाले हसवे को लेकर क्यों निकला था? खेतों के किनारे उगी कांटेदार झाड़ियों को काटने के लिए, तो बी आंसर सही है। वंशीधर जी अब काम क्यों नहीं कर पाते थे? बुढ़ापे का जर्जर शरीर और कठिन श्रम ने झेल पाने के कारण वो काम नहीं कर पाते थे। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन रहेगा अपना वंशी अगला क्वेश्चन है, वंशीधर जी को कहाँ रुद्री पाठ करने जाना था? तो भाई गणनाथ चंद्रदत्त जी के वहां पर, गणनाथ चंद्रदत्त जी के यहाँ पे जाना था इनको पाठ करने, तो ये आंसर बिल्कुल सही। गणनाथ ऐसे लिखा जाएगा अपनी बुक में, ऐसे है गणनाथ, ठीक है, गणनाथ और चंद्रदत्त, ठीक है जी के लिए। तो गणनाथ जाना था उन्होंने, चंद्रदत्त
दत्त जी के लिए रुद्री पाठ करने के लिए। ठीक है, और जो गणनाथ है इसकी सीधी चढ़ाई कितने मील की बताई गई है? तो 2 मील की बताई गई है। ठीक, 2 मील की। अगला क्वेश्चन है, मोहन के हसवे की धार कैसी हो गई थी? तेज, पूरी तरह कुंद, टूट गई थी, नहीं थी? तो पूरी तरह कुंद हो गई थी मोहन के हसवे की धार। धनराम भट्टी पर क्या कर रहा था? तो बाएं हाथ से धोखनी फूकना, दाएं हाथ से लोहा उलटना। ठीक है, ये आंसर अपना सही रहेगा। मास्टर त्रिलोक सिंह के बारे में मोहन ने क्या पूछा? मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, ये आंसर बिल्कुल सही है, भाई यही पूछा था। त्रिलोक सिंह मास्टर स्कूल की चार दीवारी में कैसे उतरते थे? सीधे गेट से, गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर। निकस स्कूल की चार दीवारी में वे उतरते थे त्रिलोक सिंह मास्टर। मोहन स्कूल में क्या था? सबसे शरारती बच्चा, मास्टर का चहेता शिष्य और पूरे स्कूल का मॉनिटर। तो बी आंसर अपना सही है। सुबह सुबह प्रार्थना का पहला सवर कौन उठाता था? तो मोहन। ठीक है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। बी आंसर ठीक है अपना। अगला क्वेश्चन है, मोहन को लेकर त्रिलोक सिंह मास्टर को क्या उम्मीद थी? तो क्या उम्मीद थी? वह लोहार बनेगा, वह एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और स्कूल का नाम रोशन करेगा। तो बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आगे है, धनराम मोहन के हाथों से बैंत क्यों खाता था? तो क्यों खाता था? त्रिलोक सिंह मास्टर का आदेश था भाई, इसलिए धनराम मोहन के हाथों से बैंत खाता था। बचपन से ही धनराम के मन में क्या बैठा दी थी? तो क्या बैठा दी थी? जातिगत हीनता। ये आंसर सही है। धनराम कितने तक पढ़ पाया था? तो भाई किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही धनराम पढ़ पाया था। सी आंसर सही है। मास्टर जी ने धनराम को क्या कहा था? तो तेरे दिमाग में लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, धनराम को कहा था मास्टर जी ने। मास्टर त्रिलोक सिंह का सजा का क्या नियम था? सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। तो ये आंसर सही रहेगा। धनराम के पिता का क्या नाम था? तो भी गंगाराम था। भी आंसर सही है। गंगाराम के चल बसने गंगाराम के चल बसने के बाद विरासत किसने संभाली? तो धनराम ने सहज भाव से वो विरासत संभाल ली थी। मोहन को आगे की पढ़ाई के लिए कितनी दूर जाना पड़ता था? तो गांव से 4 मील दूर, 2 मील की चढ़ाई और बीच में नदी। तो ये आंसर के क्वेश्चन है। बरसात में नदी की कठिनाइयों से वंशीधर ने क्या किया? तो नदी पार के गांव में एक यजमान है ये, यजमान के घर पर डेरा तय कर दिया था मोहन का। तो भी आंसर सही है। नदी वाली घटना में क्या हुआ था? तो घसियारों के साथ नदी का पानी अचानक बढ़ गया और वे मुश्किल से पार पहुंच पाए। तो बी ए आंसर सही है अपना। मोहन को लखनऊ से ले जाने वाला युवक कौन था? मोहन को लखनऊ ले जाने वाला युवक कौन था? तो रमेश, जो लखनऊ में दफ्तरी बड़े बाबू थे। ठीक है, दफ्तर में क्या थे? बड़े बाबू थे लखनऊ में भाई। ये आंसर सही है, रमेश। लखनऊ में मोहन का जीवन कैसा था? घर के कामकाज, दही, कपड़े, आलू लाना और बंधी बंधाई लीक पर, ठीक है, मोहन का जीवन चल रहा था। तो भी आंसर सही है। रमेश मोहन को अपना भाई बिरादरी क्यों नहीं बतलाना चाहता था? अपने सम्मान के विरुद्ध समझता था और उसे नौकर से अधिक हैसियत नहीं देता था भाई। तो ये आंसर सही रहेगा अपना। अगला क्वेश्चन है, 8वीं के बाद रमेश ने मोहन को कहाँ भर्ती करवाया? तो एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करवाया था। भी आंसर सही है। गांव में वंशीधर जी मोहन के बारे में क्या झूठ बोलते थे? उसकी सेक्रेटरिएट में नियुक्ति हो गई है। ये आंसर सही रहेगा। ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में क्या नियम था? तो सामान्य तौर से उठना बैठना नहीं करते थे, खड़े खड़े बातें निपटा ली जाती थी भाई। तो ये आंसर सही है अपना। आगे, मोहन ने भट्टी पर क्या करके सबको चौंका दिया? तो संकोच त्याग कर लोहे को स्थिर किया, हथौड़ा लेकर नपीतुली चोट मारी और सुगड़ गोले का रूप दे दिया भाई। ठीक है, तो ये आंसर सही है। तो जितने भी कहानी से क्वेश्चन बनते थे वो कंप्लीट हो गया। जो शब्दार्थ से क्वेश्चन आंसर बनते हैं उसको हम देख लेंगे।
निहाई किसे कहते हैं? एक विशेष प्रकार का लोहे का ठोस टुकड़ा जिस पर लोहे आदि धातुओं को रखकर पीटते हैं। ठीक है, बी आंसर सही है। अनायास किसे कहते हैं? बिना प्रयास के। अनायास क्या होता है? बिना प्रयास के। अनुगूंज का क्या अर्थ है? प्रतिध्वनि, रह रहकर कानों में गूंजने वाली आवाज। हसवे क्या होता है? हसवा क्या होता है भाई? घास काटने का औजार या दराती। पुरोहिताई का क्या अर्थ है? तो व्यवसाय। पुरोहित का व्यवसाय होता है पुरोहिताई। ठीक है, ये आंसर सही है। निष्ठा का क्या अर्थ है? तो श्रद्धा, विश्वास, एकाग्रता और दृढ़ता। ये आंसर सही रहेगा। रुद्री पाठ क्या होता है? शंकर की आराधना का एक प्रकार होता है। बी आंसर सही है अपना। ढोकनी किसे कहते हैं? लोहार या सुनार की आग दहकाने वाले लोहे या बांस की नली को ढोकनी कहते हैं। बी आंसर सही है। कुशाग्र बुद्धि का अर्थ क्या होता है? तीक्ष्ण बुद्धि वाला या पैनी बुद्धि वाला। बी आंसर सही है। संति क्या होती है? पतली डंडी या छड़ी होती है। प्रतिद्वंदी का अर्थ क्या है? मुकाबला करने वाला, विपक्षी या विरोधी। बी आंसर सही है। विद्या व्यसनी किसे कहते हैं? पढ़ने में रुचि रखने वाले को कहते हैं। बी आंसर सही है। घसियारे कौन होते हैं? घास काटने का काम करने वाले। बी आंसर सही है। सेक्रेटरीट का हिंदी अर्थ क्या है? तो सचिवालय रहेगा। त्रुटिहीन का अर्थ क्या है? जिसमें कोई कमी ना हो। तो बी आंसर अपना सही रहेगा। तो इसी के साथ भैया आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भैया आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।